हेलो दोस्तों, एक बात सामने भाई हम लोग स्टडी करते हैं हुआ एनर्जी के बारे में हम आप लोग बताए हुए थे, हल्का फुल्का बताए हुए थे ना हुआ। अब यहाँ पे एनर्जी का पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कि अगर एनर्जी कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यही सब हम लोग को जानना है। तो आप लोग को ये हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ऑर्बिट से, ऑर्बिट जो होता है ना, तो एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट पे आते हैं और उस ऑर्बिट से वो फिर अपने इनिशियल ऑर्बिट पे आ जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्बिट पे रोटेट ही नहीं होते हैं, स्थिति के अनुसार, एनर्जी के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो ऑर्बिट से अपना पोजीशन दूसरे ऑर्बिट पर चेंज भी करते हैं। ओके, ये सारा का सारा होता क्यों है? द इमिशन ऑफ एनर्जी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कारण। इसका मतलब ऊर्जा की उत्सर्जन और ऊर्जा की अवशोषण के कारण होता है। ओके, ये सभी चीजें हम आप लोगों को समझाए हुए हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है, अब यहाँ पे हम हेडिंग तो बनवाए थे वो ना आप लोगों को, हेडिंग बनवाए थे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ये हेडिंग लिखवा चुके थे। इसको हिंदी में हम क्या कहते हुआ? ऊर्जा की गणना, ऊर्जा की गणना। ये सभी चीजें हम आप लोग बता दिए थे। अब हल्का सा हम लोग को मान के चलना है। ओके, हमारे कहने का अर्थ हुआ कि आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं बोलो? ठीक है, आइए हम लोग ये जानते हैं कि ये हो गया ऑर्बिट। रुक जाइए लोग, इसका रंग हुआ खराब हो गया कि ना हुआ। अब दिखाई देगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एटम की एक स्ट्रक्चर हम आप लोग बता दिए कि ये क्या है, एटम की स्ट्रक्चर। और आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि बीच में जो होता है ना, बीच में क्या हुआ, बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा। ये तो सबको तो मालूम है हुआ। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट हो रही है। ओके, अब इसमें कुछ मान के चलना है। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। अब ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस की टोटल चार्ज कितनी है, तो आप लोग ये बताएंगे कि पॉजिटिव Ze। हम ये आप लोग को रेडियस के दौरान ही हम आप लोग बताए थे कि न्यूक्लियस का चार्ज होता है ना पॉजिटिव Ze लेकर चला जाता है। अब उसके बाद देखिए, अब न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम लोग रेडियस लेकर चलते हैं। इसे हम क्या कहते हुआ, रेडियस R लेकर चलते हैं। ओके, अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग m मान लिए कि इस इलेक्ट्रॉन की मास कितनी है बुआ, m है। अब इलेक्ट्रॉन तो रोटेट तो करबे करेगा ना बुआ। अब इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे कि v हो गया। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कि नहीं, आवेश होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसे मान लेते हैं कि -e उसका चार्ज हो जाएगा। हो गया, इतना हो गया। ये सभी चीजें मानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, मतलब माना कि टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस of an atom is positive Ze, and distance between nucleus distance between nucleus
न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज आर। ओके, हम यहाँ पे ये लिखे हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस की जो टोटल चार्ज होती है, टोटल आवेश होती है, उसे हमने मान क्या लिया, पॉजिटिव Ze मान लिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने r मान लिया। r मतलब यहाँ पे रेडियस भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके बोलो, तो इसका हिंदी यहाँ पे लिख दे रहे हुआ, यहाँ पे हिंदी लिख दे रहे हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा, माना कि किसी परमाणु में नाभिक की कुल आवेश, तो आवेश को कितना माने हुआ हम लोग, पॉजिटिव Ze है, एवं नाभिक और इलेक्ट्रॉन की मध्य दूरी जो है उसे हम लोग r मान लिए, r है। इतना तो याद रहेगा आप लोगों को। हमेशा याद रखिएगा कि एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की चार्ज हमने कितना माना है, पॉजिटिव Ze माना है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया है, r मान लिया है, रेडियस मान लिया है। ओके, अब इसके आगे थोड़ा सा और देखना हम लोग को यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, चार्ज है, उसको हमने -e न माना है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -e which revolves with velocity v having mass m। हमारे कहने का अर्थ क्या हुआ, हमारे कहने का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन की आवेश हुआ कितनी है हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की आवेश -e है, जो v वेग के साथ चक्कर लगाती है, जो m मास रखती है, जो m मास को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे बोलिए लोग ना, हाँ, m मास संग्रहित करती है। ये हम लोग को मानना था इतना, अब इतना नहीं मानेंगे तो बनेगा, हम लोग से नहीं बनेगा। सिंपल में हम लोगों ने कुछ पॉइंट माना। पहला पॉइंट ये माना कि एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज जो है ना, पॉजिटिव Ze है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी हुआ, इलेक्ट्रॉन की चार्ज -e है। उसके बाद न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी जो है उसे हम लोगों ने r मान लिया, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे m मान लिया, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी जो है ना, वेग जो है ना, उस वेग को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। इतना मानना बहुत जरूरी था हम लोगों को। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों को पहले ही हम समझा चुके हैं कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के एनर्जी कार्य करती है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काम करता है। ओके, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज acting on revolving electron।
इसका अर्थ होता है हुआ गतिशील इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है, ऊर्जा कार्य करती है। ये हमेशा याद रखिएगा बुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट पर रोटेट करता है, घूमता है, तो उस पर कितने तरह की एनर्जी कार्य करती है? 2 तरह की एनर्जी। और वो एनर्जी कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। हम क्या कहते हुआ? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस चीज में हुआ? मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पक्का होगा ही होगा। अगर हाइट में हो जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन अगर वही कहे कि अगर कोई वस्तु अर्थ पे ही केवल मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। और आप लोग को फिजिक्स वाले सर जी आप लोग बताए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। एम मतलब क्या होता है? मास होता है। किसका मास? जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ना घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ mv²। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ पे v मतलब होगा क्या? वेलोसिटी होगा। स्टार्टिंग में बताया हम आप लोगों को। ओके, अगेन अब उसके बाद फिर एक और एनर्जी काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। हिंदी में क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका शॉर्टकट होता है पीई होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों चार्जों का मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव Ze है, ये ना है। इनटू करना है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो -E ना चार्ज है। फिर यहाँ पे रेशियो निकालना है उनके बीच के डिस्टेंस का भी, मतलब रेडियस। अब इसे सोल्व करते हैं तो Pe बराबर क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे क्या है? हाँ, तो फाइनली क्या होगा? और यहाँ पे Z E गुना E मतलब E² बाई क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इतना समझ में आ गया? अब आप लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों एनर्जी काम कर रही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों काम कर रही है, तो उन दोनों को जब जोड़ेंगे ना, ओके, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी निकल जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और इसी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ME के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है KE प्लस PE होता है। और हम अभी बताएं कि KE का वैल्यू हम अभी ना बताया बुआ, हाफ mv² जोड़ आप PE अभी बताए -Ze² बाई R। अब इसको सोल्व करते हैं तो हाफ mv², ये क्या होगा? साइनुमा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा Ze² बाई R। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन सिंस वी नो डैट, चूंकि हम पहले से जानते हैं कि mv² बराबर होता है Ze² बाई R होता है। याद कीजिए, रेडियस वाला मैं नहीं बताया था हम आप लोगों को कि Ze² बराबर बाई क्या होता है? R होता है। ये हम आप लोग को रेडियस जब हम साबित कर रहे थे उसी में बताए थे कि mv² बराबर क्या होता है? Ze² बाई R। तो अब इक्वेशन 3 में mv² के जगह पे mv² का मान रख सकते हैं कि नहीं हम लोग? तो वही यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv² इन इक्वेशन
इन इक्वेशन थर्ड। इसका मतलब समीकरण तीन में mv स्क्वायर का मान अगर रख रहे हैं तब। ओके, तीसरा नंबर में हम लोग mv स्क्वायर का मान रखेंगे। तो अब ध्यान से देखिए वो आप लोग, अब ध्यान से देखना क्या है, तीसरा नंबर इक्वेशन में यही ना बोल रहा है कि हाफ mv स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब हाफ का हाफ होगा और mv स्क्वायर के जगह पे mv स्क्वायर का मान नहीं रख सकते हैं, तो mv स्क्वायर का मान क्या हुआ, जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर हो गया। ओके, अब इसे सोल्व किया जाए तो 1 में जेडी स्क्वायर से गुना करेंगे तो जेडी स्क्वायर आएगा और 2 से आर में करेंगे तो 2 आर आएगा बुआ। अब माइनस का माइनस हो गया अनुदीदी, यहाँ देखिए, और ये क्या है, जेड ई स्क्वायर बाई आर हो गया। तो 2r और r का अगर एलसीएम निकालेंगे, अरे भाई ये भिन्न का घाटा नहीं बन गया, तो 2r और r का एलसीएम निकालेंगे तो 2r यहाँ पे आ जाएगा, तो 2r से 2r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, जेड ई स्क्वायर माइनस r से 2r, 2 मत में कटा ना, और 2 से हम इसको इंटू करेंगे तो 2ze स्क्वायर होगा। अब जेडी स्क्वायर माइनस 2जे स्क्वायर पर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ये निकल गया। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब चलिए, अब क्या करना है, यहाँ पे r दिखाई दे रहा है, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ r इज n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। ये हम रेडियस में बताए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस बराबर r बराबर क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। तो इस r का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 4। अब 4 नंबर इक्वेशन क्या हम यहाँ पे लिखे थे कि एनर्जी बराबर, टोटल एनर्जी बराबर, यहाँ पे क्या आया था, माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 2r था बोलो, तो 2r हो गया, ये ना था। अब हल्का सा देखिए वहां पे माइनस जेड आई ई स्क्वायर बाई 2i इंटू r के जगह पे r का मान रखेंगे कि नहीं, अब इसको उठा के यहाँ पर रख दे, अब इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर और सबका बटा क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। ठीक बा, ये निकल गया, क्या हुआ, ये निकल गया एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन ये आसान थोड़ा लग रहा है हुआ, इसको और ना हम लोग सोल्व करेंगे, तो और सोल्व करेंगे तो एनर्जी बराबर, ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा बुआ। तो यहाँ पे क्या है, माइनस जेड ई स्क्वायर इंटू, ये आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, अब बाई में क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर h स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 मत में, और कुछ कटने वाला है, आए बोलो, और कुछ कटने वाला तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको इंटू कर दिया जाएगा, बोलो आए, इंटू करेंगे तो माइनस का माइनस होगा, और जेड गुना जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर गुना ई स्क्वायर क्या होगा, ई का पावर 4, और यहाँ पे पाई स्क्वायर है तो लिख देंगे पाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एम है तो लिख देंगे यहाँ पे 2 है ना, हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख दे 2 लिख दे ना, हो गया। और सबका बटा नीचे क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर एनर्जी।
यही एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब इसी को अरेंज करके लिखा है तो E बराबर होगा -2Z² E⁴ तो इसे ही ना होगा सेम। इसमें क्या अंतर है? इसमें कोई अंतर है नहीं। ओके, आज से कुछ और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा π² और m बाई क्या हो जाएगा n²h²। ओके, ये तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हल ही है, लेकिन ये बताइए कि इतना भयानक फॉर्मूला से एनर्जी निकल पाएगा? नहीं। रेडियस का भी तो उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, लेकिन अंतिम में एकदम इजी बना दिए कि नहीं, बस n और z का मान रखिए, रेडियस निकल जाएगा। तो क्यों ना हम वैसे ही काम करें कि इसमें जितना कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है, इसमें जितना कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे E⁴m हो गया और यहाँ पे h² हो गया, इस सभी का मान रख के बना सकते हैं कि नहीं? उसके बाद यहाँ बच जाएगा Z²/n², खाली बच जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर रख देंगे और यहाँ पे n मतलब ऑर्बिट संख्या रख देंगे, हो जाएगा कि नहीं? ओके, तो इतना दूर में तो नहीं हटेगा, इसके लिए एक और बोर्ड चाहिए। ओके, तो एक काम कीजिए, पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर और आगे बता रहे हैं हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो लोग लिखे तक इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे। अब इसका भी होगा, इसको भी लिख लीजिए। तो सबको हाला करे बस रिमोट को, हाँ इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप लोग सबको लिख लीजिए। हो गया, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब आगे वाला देखिए, इसको नोट कीजिए आप लोग सबको, इसको लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे आप लोग। अब चलिए, अब अगला को, अब इसको लिख के स्क्रीनशॉट लीजिए वो आप लोग। हम जो अंडा नियन गोल गोल घेरे हैं, आप लोग नहीं घेरिएगा, आप लोग समझाने के लिए उसे लिख दिए हैं। इसको लिख लिए होंगे बस सबको ही। अब हाला नहीं वो लोग, अब हाला नहीं कीजिए वो आप लोग। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम, आप लोग बताए हैं कि जिसको जिसको सर्किल किए हैं ये सभी के सभी कांस्टेंट टर्म होता है ना। इसका मतलब किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी होगी तो इसका तो यूज होगा ही होगा, तो क्यों नहीं इस सभी का वैल्यू ही निकाल ले हम लोग। ओके, तो आइए अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी बताए हैं टोटल एनर्जी, मतलब ई टोटल का फॉर्मूला हम अभी ना निकाले हैं बुआ। ई टोटल का फॉर्मूला निकाले हैं हम 2 - 2 Z² E⁴ m⁴² यही ना था? और भी कुछ था ऊपर? नहीं, और नीचे क्या था? n²h²। अब बस हमें एक काम करना है बाबा, जो जो कांस्टेंट टर्म है ना उसका वैल्यू रख देंगे बस। देखिए ई टोटल, अब ई टोटल बाद में लिख लेंगे, अंतिम आंसर आएगा तब। -2 का तो -2 रहेगा। अब चलिए, अगर एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा है ना Z, एटॉमिक नंबर 1 हो जाए और ऑर्बिट की संख्या भी 1 हो जाए तब, या उसको हटा ही देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं ना है। हमें केवल कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकाल देना अभी बस। तो ये है ना, ये एटॉमिक नंबर है। Z मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। वो तो कांस्टेंट नहीं होता है, तो उसको हटाइए या उसका मान 1 मान लीजिए। तो E⁴ ई मतलब क्या होता है? आवेश होता है। और आवेश कितना होता है बुआ? आवेश नहीं पता आप लोगों को? 4.8 × 10⁻⁻10 ESU नहीं लिखाए थे? अरे रेडियस में ही बताए थे, आप लोगों को लिखाए थे। इसका भी पावर कितना है बुआ? 4 है। इंटू मास क्या हो जाएगा? 9.11 × 10⁻⁻28 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 का स्क्वायर। आज सबका बाटा ले लीजिए। एन की बात करते हैं तो एन तो कांस्टेंट नहीं ना होता है। एन मतलब ऑर्बिट की संख्या, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो इसको हटा दीजिए एन। हमें इसका वैल्यू भी नहीं निकालना है। एक मान लीजिए कि 1 है, तो 1 का कौन वैल्यू है इंटू में? नहीं, h²। h का वैल्यू क्या होता है? 6.625 × 10⁻⁻27
का स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब इस सभी को सोल्व किया जाएगा। हम लोग तो मैथ पढ़ नहीं रहे हैं कि हर एक एक अंक के बारे में सोल्व किया जाए। इन सभी को सोल्व किया जाएगा तो -21 अरे हुआ, ये भी तो होता है ना मास। केजी और जी में चेंज करेंगे तो पावर अलग यहाँ पे नहीं होगा। तो केजी और जी में चेंज, कोई बात नहीं बुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे -31 भी ले सकते हैं, वहां पे -28 भी ले सकते हैं। एक जी में होता है और एक होता है केजी में होता है। वेयर इज बैटिंग हुआ हाला नहीं कीजिए आप लोग। आइए अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये हो जाएगा -21.73 अप्रोक्स इतना आ जाएगा। ओके, इंटू 10 का पावर -12। और यहाँ पे हम लोग एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, एनर्जी टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इतना ये क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। ओके, अगर जूल में चेंज करते हैं तो जूल में कितना होगा, तो -21.73 इंटू 10 का पावर -19 जूल हो जाएगा। एक और चीज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा 13.6 ईवी हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद रखिएगा हमेशा। ओके, कि कांस्टेंट टर्म को जब सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -21.73 गुना 10 के पावर -12 और आएगा। अगर जूल में चेंज करेंगे तो -19 हो जाएगा। ये पूरा किसका मान होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी मतलब अगर कोई पूछता है कि बताइए ईवी मतलब क्या होता है, तो क्या बताइएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह भी एक यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, समझे लोग। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे बताइए कि हम लोग ई टोटल निकाले हैं, एनर्जी निकाले हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म का हम लोग वैल्यू निकाले हैं, तो इस कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो इसे हम लोग बी मान लेंगे, इसे हम लोग बी मान लेंगे, बस सिंपल सा बात है। इसका मतलब जितना कांस्टेंट है टर्म, अच्छा ये आगे हम आप लोग बी वाला जो है ये आगे बता देंगे, अभी बता देंगे तुरंत। ओके, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वो आप लोग अलग अलग यूनिट में लिखा दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा लोग। अब इसमें हल्का सा और बाकी है, इसको देख लेंगे वो लोग। देखिए यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि ई टोटल अब किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकालने के लिए बोल दे, किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी एलिमेंट का, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं -2, उसके बाद हो जाएगा e का पावर 4, उसके बाद m पाई स्क्वायर z स्क्वायर बाई h स्क्वायर n स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है ना, ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसका वैल्यू अब देखिए -21.73 भी बोल सकते हैं या 72 भी बोल सकते हैं, दोनों सही होगा। ओके, सिर्फ पॉइंट के बाद एक अंक को देखा जाता है खासकर। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले से जानते हैं सिंस -2e का पावर 4 m पाई का स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये सभी कांस्टेंट टर्म है कि नहीं बुआ, आए बोला सा ना रे, ये सभी कांस्टेंट टर्म है, नियत पद है। ओके, और इसका वैल्यू जो था -21.72 गुना 10 का पावर -12 निकाले थे अर्ग में। ओके, या इसी को निकाले थे -21.72 इंटू 10 का पावर -19 जूल निकाले थे, या इसी को निकाले थे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सभी के सभी जो है ना, या हम इसी की बात करते हैं, इसको -b के द्वारा हम लोग सूचित करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, -b। इसलिए फाइनल देखिए, फाइनल एनर्जी निकालने का, टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया z स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या बच गया, n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है -b। तो इस पूरा के जगह पे क्या लिखेंगे, -b
अब वहां पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला हो गया फाइनल। यही क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। चाहे किसी भी एलिमेंट का कह दे, किसी भी ऑर्बिट का कह दे, आप लोग इसी फॉर्मूला से निकालेगा। उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर का वैल्यू रख दीजिएगा और जिस ऑर्बिट का पूछे उस ऑर्बिट का मान यहाँ पे आप आराम से लिख दीजिएगा। अब आसान हो गया कि नहीं निकालना, एकदम इजी हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए और इस पे न्यूमेरिकल जो है ना अगले क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट होगा इसका ले लेंगे। और उधर 5 गो स्क्रीनशॉट था और इधर 1-2 स्क्रीनशॉट हो गया, 7 गो स्क्रीनशॉट। ये पूरा कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो कहने का थोड़ा बिगाड़ देंगे जब आप लोग आइएगा क्लास करने, समझिएगा लोग। तो स्क्रीनशॉट लेकर नहीं आना होगा, स्क्रीनशॉट का फिर में लिख कर लाइएगा लोग सब कोई।